तो आज हम अपने प्री मौर्य टाइम की क्लास जो राजा वंश थे उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था, जैसे आर्यों के बाद कृषि कार्यकलापों और स्थायी जीवन के परिणामस्वरूप छठी सती सदी ईसा पूर्व काल में भारत के उत्तर में 16 महाजनपदों का विकास हुआ, जिसे हम कहते हैं विशाल प्रादेशिक राज्य बनने से शुरू हो गए। मतलब छोटे छोटे जो राजा थे, अब वो प्रदेश के उसमें रूप में आने लगे। तो इन्हीं में से सबसे मुख्य था मगध। मगध के बाद में मौर्यों के शासन के अधीन एक विशाल साम्राज्य के स्तर तक पहुंच गया। तो जो उनका छोटा राज्य प्रादेशिक राज्य में बदला, अब उसके बाद एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। मौर्य काल को आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में महान उन्नति का काल भी माना जाता है। लेकिन ये इसका समय जो अशोक की मृत्यु के साथ ही लगभग 50 वर्षों के भीतर में ही इसका समाप्ति हो गई थी। तो इस काल में मतलब ये कहते हैं हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई नए धर्म जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उद्भव हुआ था इसी दौरान। तो इसी समय महात्मा बुद्ध का काल है ये, तो ये इसलिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। In this period, there is an increase in agriculture activities and settled life led to the rise of 16 Mahajanpas in North India in 6th century BC. ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी भारत यानी नॉर्थ इंडिया में ही इनका रहा। जैसे आपने देखा होगा मुख्यतः जैसे पहले आर्य और हड़प्पा जो थे वो सिंधु घाटी के आसपास रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इनका विस्थापन सिंधु घाटी से जो बढ़ते हुए राज्य का इधर गंगा किनारे और बिहार तक चला गया। और उसका मुख्य वजह यही थी कि लोहा अयस्क यानी लोहा जो लोहा की हमें जो इनको उस समय प्राप्त होते थे वो बिहार के आसपास से प्राप्त होते थे। तो इसलिए इनका जो मुख्य रहने की जगह थी वो इधर की तरफ शिफ्ट होती थी। In that period, Magad, one of these states, are defeated. All others rise to the status of an empire. Later, under the Mauryas, the Mauryan period was one of the great economic and cultural progress. However, the Mauryan Empire collapsed within the 50 years from the death of after the death of Ashoka. So this was around time of 6th century BC, and that time there is a rise of many new religions like Buddhism and Jainism. अब हम अपने जो हमारा इसका क्लास का मुख्य टॉपिक है वो है ये है कि किस तरीके से 16 महाजनपद बने। तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि राजनीतिक गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र रहा वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थानांतरित हो गया। कारण इसका क्या था कि इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा, नदी प्रणालियां और भूमि उपजाऊ, और साथ ही ये भी था कि लोहा उत्पादक केंद्र से भी ये नजदीक था। ठीक है, तो जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी वो सिंधु घाटी से शिफ्ट होकर इधर आ गई थी। इस तरीके से हमने देखा उस समय जब धीरे धीरे महाजनपद बने तो वो 16 महाजनपद कौन से थे पहले आपको ये ध्यान रखना होंगे। जैसे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट माना जाता था महाजनपद था अंग, जिसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा, जो आधुनिक नाम मतलब वर्तमान में इसे मुंगेर या भागलपुर कहा जाता है। सबसे ज्यादा ताकतवर था उस समय मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी हुआ करती थी। गया और पटना वर्तमान में, काशी राजधानी काशी, आधुनिक नाम का बनारस, वत्स राजधानी कौशाम्बी, आधुनिक नाम इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा ये कौशाम्बी, काशी और ये वत्स, काशी, मगध, अंग, ये खासतौर पर इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद कौशल महाजनपद कौशल, जिनकी राजधानी होती श्रावस्ती, जो इसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। सेना राजधानी वर्तमान मथुरा, इसका आधुनिक नाम भी मथुराई है। पांचाल राजधानी आमशल्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूर्व इंद्रप्रस्थ मतलब वर्तमान में मेरठ और दक्षिणी पूर्व हरियाणा। महाजनपद मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी, जिसको वर्तमान में हम कहते हैं जयपुर के नाम से। छेदी इसकी राजधानी हुआ करती थी बांदा,
जैसे आप कहते हैं वर्तमान में आधुनिक नाम है इसका बुंदेलखंड। 10 के बाद 11वां अवंती, राजधानी हुआ करती थी उज्जैन, आधुनिक नाम मध्य प्रदेश। गांधार, राजधानी तक्षशिला, आधुनिक नाम रावतंडी। कम्बोज, राजधानी पुंछ, वर्तमान में इसका नाम है राजौरी और हजारा कश्मीर में। महाजनपद अस्माका, पैठान इसकी राजधानी हुआ थी गोदावरी नदी किनारे। वजी यानी राजधानी हुआ करती थी वैशाली, आधुनिक नाम भी वैशाली ही है। महाजनपद है वन मल, इसका राजधानी कुशीनारा, जो वर्तमान में देवरिया और उत्तर प्रदेश का रहता है। ठीक है, ये 16 महाजनपद हुआ करते थे साम्राज्य से पहले, मौर्य साम्राज्य से पहले। हेलो, इम्पोर्टेंस इनकी स्थिति पता चल जाती है कि इनमें से क्या नाम है, ज्यादातर तो ध्यान रखिएगा राजशाही पद्धति के थे। राजशाही मतलब वंशानुगत राजा बना करते थे, उनके पिता पुत्र वाला शासित करते थे, तो परिवार के ही एक परिवार में ही राज्य रहता था। लेकिन उसके कुछ समय बाद परंतु कुछ प्रदेश ऐसे भी थे जो गण संघ कहते थे, जिन्हें क्या कहते थे, गण संघ, यानी गणतांत्रिक शासन था। इस शासन प्रणाली में राजशाही साम्राज्यों में जहाँ वंशगत राजा शासन करता था से भिन्न तरीके से प्रशासकीय राजा राज करता था। मतलब क्या था, गणतंत्र था, ध्यान रखिएगा। मतलब कुछ एक राज्य ऐसे थे जो जिसमें राजशाही थी और कुछ एक ऐसे थे जहाँ पे गणतंत्र था, जिसमें एक चुना गया राजा विशाल परिषद या सभाओं को की सहायता से राज करता था। चुना गया राजा हुआ करता था जो परिषद और सभाओं की सहायता से राज्य करता था, इसमें जिसमें सभी महत्वपूर्ण परिवारों के मुखिया शामिल होते थे। मतलब चुना हुआ राजा राज्य करता था, लेकिन जनता की ज्यादातर उसमें भागीदारी नहीं होती थी। ध्यान रखिएगा, जनतांत्रिक थी, लेकिन यद्यपि आम आदमी की प्रशासन में कोई भूमिका नहीं होती थी। अब इसमें सबसे मुख्य कौन सा था, सबसे प्रसिद्ध राज्य था उस समय वजी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, और यहाँ पे लिच्छवियों का शासन था। ध्यान रखिएगा, वैशाली जिसकी राजधानी की महाजनपद का नाम था वजी, यहाँ पे लिच्छवियों का शासन था। ये एक नक्शा बनाने के लिए आए हैं आपके लिए, इसको देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें जब आप अंदाज करके देखेंगे आप, तो ध्यान रखिएगा 16 जनपद है इसमें, ठीक है, 16 के 16 जिससे प्राचीन शहर हैं जो वो डार्क सर्कल से नोट करे गए हैं, और हॉलो सर्कल मतलब खाली सर्कल इस तरीके से वो आधुनिक नाम है, जैसे एक श्रीनगर है आधुनिक नाम है इसमें, तो ये एक जगह मिल जाएगा इस तरीके से। और थोड़ा सा स्पष्ट नहीं होगा तो जब आप इसके स्क्रीनशॉट लेके देखोगे तो एक तरह से कोशिश करेगी, नहीं होगा तो मैं दूसरा पिक्चर और आपको अरेंज कर दूंगा जिसमें थोड़ा सा और ज्यादा साफ आपको दिखाई देता रहेगा। पांचाल, गंधार, इस तरीके से। अब जो मगध का जो उद्भव था, यानी द राइज ऑफ मगध, वो किस तरीके से था, ध्यान रखिएगा। आर्यों के बाद सबसे जो मुख्य जो साम्राज्य जो बना, वो सबसे पहले बनाया बिंबिसार ने। ध्यान रखिएगा, इसमें ये मैंने इस तरीके से एक के बाद एक बनाता चला गया, कुछ तो एक में पुत्र हैं और कुछ में उसके अगले वंश में है, जैसे मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले मगध के थे बिंबिसार, मगध के राजा बिंबिसार, इनका शासन रहा। उसके बाद इनके पुत्र अजातशत्रु का रहा, उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन का रहा, फिर इनके वंशज शिशुनाग का रहा, इनमें वंशज में चला गया पुत्र के बजाय, फिर शिशुनाग के काल अशोक रहे। काल अशोक के बाद बीच में कुछ एक और राजा भी रहे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब जिनके मुख्य जो जिसमें सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद नंद वंश आए। ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से नंद वंश आया। नंद वंश में भी कई सारे राजा थे, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थे वो इसका वंश का सबसे आखिरी राजा घनानंद। ये इसलिए था कि ये इतना क्रूर थे, इन्हीं की क्रूरता की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इनका विरोध किया, इनको सत्ता से हटाया और मौर्य वंश की स्थापना करी। तो वहां से हम कहते हैं मौर्य वंश का शुरुआत की। तो मौर्य वंश के जो नींव रखने में इनके जब इनका अत्याचार जरूर से ज्यादा थे, वो थे घनानंद, नंद वंश के आखिरी राजा घनानंद। तो अब हम इनके बारे में, इन सभी के बारे में एक एक करके इसका डिस्कशन करते रहते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हमने कहा ना, शुरुआत से करते हैं बिंबिसार से। ध्यान रखिएगा, इनका जो वंश था उनका क्या है, हर्यक वंश की स्थापना करी उन्होंने। तो बिंबिसार जो थे 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक मगध सम्राट के साम्राज्य के सम्राट, उनका नाम श्रेणिक भी था। ये पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मतलब बौद्ध धर्म यहीं से शुरू होता है। महात्मा बुद्ध इन्हीं के समय में थे। उनकी एक रानी थी चेलना, जिनके उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म को भी अपना लिया था। उसी समय महावीर जैन भी थे, जैन धर्म का भी प्रभाव था। तो जब और उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। ठीक है। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है इन्हें करीब 52 साल तक इन्होंने शासन किया था। 52 ईयर्स इनका शासन था। एट द एज ऑफ 15 ये राजा बन गए थे। अब आप सोच सकते हो, एज ऑफ 15, और उनके नाम है सबसे पहले 30 वर्ष तक तो वो बौद्ध अनुयायी रहे, बौद्ध धर्म का पालन करा था। फिर बाद में जब उनकी अपनी रानी चेलना, इनके प्रवचनों को सुन सुन के इनसे प्रभावित होकर इन्होंने जैन धर्म स्थान किया, अपना धर्म परिवर्तन करके जैन धर्म दे दिया। अब उनके साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या कारण थे? उनका साम्राज्य विस्तार था, 16 महाजनपद थे, लेकिन उन्होंने अपने विस्तार के लिए 3 पक्षी नीति अपनाई थी। एक, वैवाहिक संबंध की 3 थे। पहला था इनका वैवाहिक संबंध बनाना, दूसरा था शक्तिशाली शासकों से मित्रता करना, और तीसरा था कमजोर पड़ोसी राज्यों पर विजय करना। तो ये बिंबिसार के बारे में कहा जाता है इन्होंने करीब 500 शादियां करी थी, 500 से ऊपर। और वो सिर्फ इसलिए करते थे कि मतलब पड़ोस के राजा के परिवार से शादी कर लेते थे, तो उनकी बेटी से। और सबसे पहले जो उनकी मुख्य जो थी वो थी कौशल, जो पीछे आपने अभी देखा महाजनपद कौशल था। तो कौशल के राजा का नाम राजा की बेटी का नाम था कौशला देवी। तो बिंबिसार ने सबसे पहले कौशला देवी से शादी करी थी, और कौशला देवी के भाई का नाम था प्रसेनजीत। तो यही इसमें कहा कि वैवाहिक संबंधों की नीति के अधीन बिंबिसार ने कौशल राज्य के राजा प्रसन्नजीत की बहन से विवाह किया। मैं उनका नाम भी बता रहा हूँ, उनका नाम था कौशला देवी। ठीक है। और राजा का नाम कौशल ही था, और उनके महाजनपद का नाम भी कौशल ही था। इसके बाद में प्रसन्नजीत राजा बने थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, अब उसी वहीं से ध्यान रखना, बिंबिसार को क्या मिला? दहेज में काशी मिला। दूसरा कौन सा महाजनपद मिल गया? काशी, जहाँ से करीब 1 लाख सिक्कों का लगान उस जमाने में 1 लाख सिक्कों का लगान मिलता था। तो फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हुए, वैवाहिक संबंध से उनके राज्य का भी विस्तार होता चला गया। फिर ऐसी इस तरीके से उन्होंने और भी शादियां करी। जैसे उनकी एक रानी थी कौशला, अरे तो मैं अभी बता ही दिया, 1 लाख राज्य से। दूसरी पत्नी थी चेलना, कौशला के बारे में तो मैंने आपको अभी बता ही दिया पिछली वाली साइड में। दूसरी वाली रानी थी चेलना, जिससे बताया ना, ये वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। इन्हीं का बेटा था अजाशत्रु, जो नेक्स्ट इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बना था, राजा वैशाली के राजा चेटक का। ठीक है ना। इनकी बेटी चेलना से इन्हें दूसरी शादी करी, और बाद में जैन धर्म इसी के प्रभाव में दिया। 2 और रानियों का जिक्र मिलता है इतिहास में, ध्यान रखें। इनका लिटरेचर इसलिए मिलता है कि बौद्ध धर्म में जितनी किताबें लिखी गई और जैन के उसमें लिखी गई, जैन धर्म में, दोनों धर्मों की किताबों में इनका विस्तृत विवरण है। तो एक और गणिका आम्रपाली नाम जैन साहित्य में मिलता है। दूसरी उनकी एक पत्नी का नाम है कुरु देश की राजकुमारी क्षेमा। मैंने बताया ना, 500 करीब 500 का ऐसा संदर्भ मिलता है कि 500 से ऊपर इन्होंने शादियां करी, मोर देन 500। तो जो इम्पोर्टेंट महाजनपद थे, उनके परिवार में उनकी लड़कियों से या उनकी बहनों से शादी करी इन्होंने, और वो राज्य के धीरे धीरे होते गए। अब जैसे दूसरे का कमजोर देश पर का आक्रमण करना, तो उसमें ना सबसे पहले उनका नाम आता अंग देश का। तो राजा थे ब्रह्मदत्त, उनको हरा के विजय प्राप्त करी। तो अंग विशेष रूप से इसकी राजधानी चंपा, दोनों स्वदेशी और जलमार्ग व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। जब इन्होंने इस पर भी कब्जा कर लिया बिंबिसार ने, तो अब इनका व्यापार भी खुल गया इनके। इसी प्रकार काशी और अंग को विजय पाना मगध साम्राज्य के विस्तार के प्रारंभिक स्थल बने। ये बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे, दोनों को बराबर सम्मान देते थे। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन फॉर द रिगार्डिंग द बिंबिसार।
नेक्स्ट उनका प्रशासन, उनका बिंदुसार का प्रशासन भी बहुत उत्तम था। राजा प्रजा बहुत सुखी रहती थी, कर्मचारियों पे वो कड़ी नजर रखते थे। उनके उच्चाधिकारी कौन थे, जो राजभट कहते थे, जिन्हें उन्होंने 4 श्रेणी में रखा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इसलिए बताइएगा। आ रही है सर। हेलो हेलो सर सर। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए कॉल कट हो गई थी। एक सेकंड। हाँ, जरा कुछ जवाब देके बताइए, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो हम अपने बिंदुसार के तो उन्होंने अपने जो उच्च अधिकारी थे, राजभट कहते थे, जिन्हें उन्हें 4 श्रेणी में रखा। सभी लोग अपने माइक बंद करके रखिए। उन्होंने 4 श्रेणी में रखा। इन्होंने एक सबसे पहले थे संबंधक, जिन्हें समान कार्य भी रखा गया। फिर सेना नायक, जिन्हें सेना का कार्य देखते थे। व्यवहारिक न्यायिक कार्य देखते थे। और महामत, जो उत्पादन कर या टैक्सेशन वगैरह या उस समय के देखा करते थे। तो इन चारों को राजभट कहा जाता था। 4 श्रेणियों में उन्होंने अपना राज्य प्रशासनिक कार्य बांट रखा था बिंबिसार में, और यही उनके विस्तार का मुख्य कारण था। फिर उसके बाद इनके पुत्र थे अजाशत्रु। अजाशत्रु और बिंबिसार के बारे में इतिहास में और भी रहा है कि ये बहुत ही आक्रामक व्यक्ति था अजाशत्रु। उसने अपने सबसे पहले आक्रामकता का से लगा सकते हैं। सबसे पहले उसने इससे युद्ध किया अपने मामा पसंद। अभी मैंने बताया ना, कौशल के नरेश, कौशल नरेश क्या कौशल जिनकी क्या नाम है, पसंदीद राजा थे, मतलब उनके मामा से अपने सबसे पहले इन्होंने युद्ध किया अजातशत्रु ने। इस लड़ाई के बाद ही पसंदीद ने मगध सहित काशी छोड़ने के लिए सहमत हुए थे। उसके बाद उन्होंने पूरा काशी और मगध पूरा अजातशत्रु को दे दिया था। अजातशत्रु ने वैशाली के शासक अपने नाना चेतक के साथ भी युद्ध किया, जो लगभग 16 साल तक लंबी लड़ाई चली। बाद में वैशाली की ताकत बढ़ाने को कामयाब हो सका, और साथ ही उन्होंने काशी को अपने पास रखा ही और वैशाली को भी मगध में शामिल कर लिया। अब ध्यान है, महाजनपद में लगातार उसके उनके बढ़ते चले गए। पहले काशी, कौशाम्बी, वैशाली, वैशाली भी इसमें शामिल हो गया। अजातशत्रु के बारे में और भी दो दो इम्पोर्टेंट चीज थे, 2 नाम आए। एक आए महाशिला कंटक, ये 2 हथियार और रथ मशहूर। ये 2 हथियारों का वर्णन भी साहित्य में मिलता है। महाशिला कंटक और रथ मशहूर, ध्यान रखिएगा। ये इसमें क्या खासियत थी उनके? महाशिला कंटक में एक मतलब कहते जस्ट लाइक एक चम्मच की तरह होता था, जिसमें बड़ा सा पत्थर रख के वो दूसरी सेना को फेंका करते थे। और रथ मशहूर में रथ के ऊपर चाकू लगा करते होते थे। तो इस तरीके से 2 हथियारों का वर्णन में मिलता है, जिसकी सहायता से वो उसकी सेना बहुत ही मजबूत थी। नेक्स्ट जो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे, मतलब उनका बेटा उदयन है। उदयन, नेक्स्ट हम उदयन के बारे में आते हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने गंगा नदी और सोन नदी के संगम स्थल पाटलिपुत्र या पटना में एक किले का निर्माण कराया, जो उस समय की राजनीतिक युद्ध नीति से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। ये स्थान न केवल सिर्फ केंद्र में था, बल्कि यहाँ से व्यापारियों और सैनिकों का आना जाना भी बहुत आसान था। ठीक है। उसके बाद जो अगले राजा रहे, उसके बाद शिशुनाग, उदयन के बाद उनके वंशज। शिशुनाग के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उन्होंने
अवंती यानी मालका को हराकर उसे मगध साम्राज्य में हिस्सा बनाया। अब आप धीरे धीरे देखते जाओगे कि मगध साम्राज्य किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ठीक फिर उनके बाद शिशुनाथ का उत्तराधिकारी बने उनका पुत्र काल अशोक। ठीक है, ये अशोक राजा अशोक से अलग थे, इनका नाम था काल अशोक। तो ये उनके वंशज है। एक तरीके से धीरे धीरे अपने मगध राज्य को उन्होंने और बड़ा करके चले गए। काल अशोक में उनका यह था कि इनके उसी दौरान उनका दूसरा बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। इसे इनके माने शिशुनाग राजवंश के बाद नंद वंश के राजा उत्तराधिकारी बने। मतलब यहाँ से इनके बाद नंद वंश का आया। अब नंद वंश में कई एक राजा थे, 7-8 राजा रहे हैं। उनका कार्यकाल बहुत छोटा छोटा रहा, लेकिन इसके जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो माने गए लास्ट वाले गणानंद। महापद्मन उनके प्रमुख शासक थे। जिन्होंने शुरुआत करी ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ये निम्न जाति से या कहें गैर क्षत्रिय जाति से इनका संबंध रखते थे। तो साहित्य में इनका जो वर्णन किया गया है तो ये किया गया है कि जो नंद वंश के जो सबसे पहले थे महापद्मन, वो निम्न जाति यानी गैर क्षत्रिय उनको कहा गया। और बस, लेकिन इनके पास ताकत बहुत थी, तो बहुत बड़ा सैन्य बल था। इन्होंने कलिंग को अपने साम्राज्य में ही शामिल कर लिया था और यही नंदवंश के आखिरी शासक थे गणानंद, तो मैंने आपको बता ही दिया। ऐसा माना जाता है कि गणानंद बहुत ही लड़ाकू और दमनकारी राजा था। और उनके दमनकार इसलिए थे, दमनकारी का मतलब होता है कि प्रजा के ऊपर बहुत भारी कर और बोझ डाल दिए थे उन्होंने। और उन्हीं के ही मतलब क्रूर होने के कारण इनकी आम जनता, इनकी लोकप्रियता खत्म हो गई थी। अंत में चंद्रगुप्त ने जनसाधारण की इस नाराजगी का फायदा उठाते हुए चाणक्य की मदद से नंद को साम्राज्य को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द स्टार्ट ऑफ मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो ये जो आज के जितना हमने डिस्कशन था वो था कि मौर्य समाज से पहले कौन कौन रहा और किस तरीके से चला। ठीक है, तो आज ये वाली क्लास में अभी ओवर करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हेलो, मैं क्लास ओवर करूँगा। हेलो, सर हेलो।